नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ क्लास 12 का केमिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे डायरेक्टली टिक नहीं लगाना है, सॉल्व करके समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि वैसा क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 का बार बार क्वेश्चन पूछा है 2009, 14, 16। तो वही क्वेश्चन लेके आए हैं कि जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H3PO4 है क्या। पहला क्वेश्चन है कि H3PO4 है क्या। अधिकतर विद्यार्थी क्या करता है कि यहाँ पर 3 देखकर मार देगा कि त्रिभाषमिक होगा, यहाँ पर 2 होगा तो द्विभाषमिक। तो उस तरह से अगर हम टिक लगाते हैं तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करके देखते हैं कि H3, तो यहाँ पर फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 5 बॉन्ड होते हैं। तो OH OH और यहाँ पर भी OH। ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 2 3। और फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड? 1 2 3 है। और यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पर फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड हो जाता है? 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड होता है? 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन भी अपना बॉन्ड पूरा कर लिया और फास्फोरस भी पूरा बॉन्ड कर लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OH 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 3 OH है। तो इस तरह से क्या होगा? त्रिभाषमिक हो जाएगा। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन न पूछकर क्वेश्चन चेंज करके दे दे यहाँ पर कि H3PO3 है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि PO4 फॉस्फेट होगा और एक PO3 फॉस्फेट है और ये फॉस्फाइट है। दोनों का वैलेंसी -3 होता है, दोनों का। इसी अनुपात में ये क्या है? यौगिक बनाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड? 5 बॉन्ड होते हैं। तो OH और यहाँ पर OH 1 2 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 1 2 एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर OH ग्रुप कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो क्या होगा? द्विभाषमिक। तो इस तरह से क्या होगा? द्विभाषमिक। अब देखो यहाँ 3 देखकर अगर हम टिक लगाते तो गलत हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा? द्विभाषमिक। हो सकता है कि अगर पूछ दे यहाँ पर H2SO4 में एकल भाषमिक की द्विभाषमिक या त्रिभाषमिक, तो इसका विस्तार करेंगे हम यहाँ सल्फर का। तो सल्फर के पास कितने बॉन्ड होता है? 6 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप, 2 बॉन्ड हो गया। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। तो कितना ऑक्सीजन हो गया? 1 2 3। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 4 ऑक्सीजन है। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन भी हो गया। तो सल्फर अपना बॉन्ड पूरा कर लिया। तो यहाँ पर देखेंगे 2 OH ग्रुप है। तो क्या होगा? ये भी द्विभाषमिक हो जाएगा। अब इस टाइप के कोई क्वेश्चन होगा तो आप तोड़कर बता सकते हैं कि एकल भाषमिक की द्विभाषमिक। तो इस तरह से क्या होगा? H3PO4 में क्या करा है? एक एकल भाषमिक, द्विभाषमिक, त्रिभाषमिक। तो क्या हो जाएगा? त्रिभाषमिक होगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित जो होता है अशुद्धियां, उसको क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं फ्लक्स, मैट्रिक्स, स्लैग, मिश्र धातु। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स। दोनों नाम जानना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि गैंग और मैट्रिक्स, अगर ऑप्शन में गैंग न देकर मैट्रिक्स दे देता है तो किस पर टिक लगाएंगे? मैट्रिक्स होगा यहाँ पर। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है। यहाँ पर 2009 और 14 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। तब इसमें हम देखेंगे प्रतिचुंबकीय पूछा है। तो प्रतिचुंबकीय पूछा है तो अब हम जानेंगे कि जो प्रतिचुंबकीय होगा तो जो जोड़ा में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, जोड़ा में प्रतिचुंबकीय और बेजोड़ा में अनुचुंबकीय होगा। लेकिन हम सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कोबाल्ट 2+ दिया है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं CO2+ है। तो इसका सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु संख्या कितना होता है। तो कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है? 27 पर। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा?
Ar, आर्गन ही तो हो गया 18, 3D, 4s, तो 4s2 और 3D 18 और 2 20 और 7 27 हो जाएगा। तो इस तरह से कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। लेकिन यहाँ पर 2 आयन में दिया है तो 2 जो है आयन ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर प्लस में है 2 आयन तो उतना कम हो जाएगा, अगर माइनस में देगा तो हम आगे बढ़ाकर हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3D7 होगा। अब यहाँ पर जो DSPDF इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 और इसमें 10 होगा और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो इसमें अगर सबसेल देखेंगे एस में तो कितने होगा 1, पी में 3 डब्बा होगा तो 3 1 2 3 और डी में 5 होगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एफ में कितना होगा 7 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसका होगा। तो डी में कितने सबसेल, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कम से कम तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कितने डब्बा होगा इसमें डी में 5 होगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो पहला में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में बारी बारी से 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, डायरेक्टली नहीं कि एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाए। तो यहां पर हम देखेंगे कि डी में कितने 7 इलेक्ट्रॉन 5 हो गया और क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज भरता है तो ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया तो 5 है पहले से तो 6 हो जाएगा और 7। तो यहां पर हम देखेंगे जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये जोड़ा में है कि बेजोड़ा में, तो ये बेजोड़ा में, जोड़ा में नहीं है तो ये क्या होगा कोबाल्ट 2 प्लस अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर हम देखते हैं कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉन जो 3 यहां पर है इलेक्ट्रॉन ये क्या है संयुग्मी है कि असंयुग्मी इलेक्ट्रॉन है, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो जो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा अनुचुंबकीय और जो पेयर इलेक्ट्रॉन होगा जोड़ा में वो प्रतिचुंबकीय। तो पहला ऑप्शन के अनुसार इसमें प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। अब हम बी देखेंगे यहाँ पर तो बी में क्या है निकिल 2 प्लस दिया है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक्स निकिल कितना पर आता है 28 पर, परमाणु संख्या भी याद होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्गन पहले लिख लेते हैं 18, AR हो गया 18, 3D4s। अब यहाँ पर देखेंगे 18 और 2 20 और 8 28। अब यहाँ पर 2 प्लस आयन है तो यहाँ पर 2 ही हट जाएगा 4s2 8 इलेक्ट्रॉन बंट रहा है इसमें डी में। तो यहाँ पर देखेंगे कि डी में कितने डब्बे होते हैं 5 1 2 3 4 और एक 5 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा पहला में और एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज तो 2 तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में नहीं है, असंयुग्मी इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर बेजोड़ा में होगा तो क्या होगा अनुचुंबकीय, पहले बताए थे अनुचुंबकीय। अब देखते हैं सी नंबर, सी में क्या है कॉपर 2 प्लस। तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा 18 तो पहले मिल गया 3D और 4s। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं और यहाँ पर 9 तो 1 इलेक्ट्रॉन एस में से इसमें आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस तरह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ से अब हम देखते हैं कि 2 आयन में है, 2 आयन में है तो 1 इलेक्ट्रॉन ई कम हो गया और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 1 कम हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कॉपर 2 प्लस का। तो यहाँ पर हम निकालते भरते हैं इलेक्ट्रॉन को तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। पहला में 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, अब 5 और 1 6 और 1 7 8 9, 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो ये भी क्या होगा ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में नहीं है
तो क्या होगा, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब यहाँ डी नंबर में तो फिक्स है कि डी नंबर का डी हो जाएगा आंसर। जब तीन नहीं है, 1 A B C, तीन अनुचुंबकीय आ रहा है, तो यहाँ पर डी जो होगा प्रति चुंबकीय फिक्स है कि होगा। लेकिन कैसे होगा यहाँ पर समझेंगे। डी Zn2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर्गन 18 हो गया, 3D10 4s2 30 पर आता है, तो 30 हो गया, 18 और 2 20 10 30 हो जाएगा। यहां से 2 अगर आयन में है तो 2 कम हो जाएगा, 10 हो रहा है। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। पहला में एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। अब देखो 5 के बाद 6 7 8 9 10। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो खाली है, इस जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो यहां पर ही क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है तो क्या होगा, प्रति चुंबकीय होगा। यहां पर लिख रहे हैं प्रति चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय पूछा क्या है, प्रति चुंबकीय, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, यहां पर निकिल और कार्बोनिल है। मैं निकिल की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्या है। Ni संकुल यौगिक है यहां पर, और CO4 यहां पर। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर अगर निकिल का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो यहां पर हम निकालेंगे निकिल का। तो कार्बोनिल उदासीन लिगैंड है, एक दंती है, उदासीन लिगैंड है, तो यहां पर 0 होगा उदासीन लिगैंड का। तो कार्बोनिल का क्या होगा, 0, तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो निकिल का ऑक्सीकरण संख्या, इस पर कोई आयन नहीं है तो 0, और ये भी 0, तो इस तरह से निकिल का ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। तो यहां पर ON नंबर लिख रहे हैं निकिल का, ऑक्सीकरण संख्या 0। हो सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या ना पूछ दे कहीं बोर्ड एग्जाम में कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ दे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 लिगेंड में लगा है तो 4 होगा। जितने जो सेंट्रल मेटल आयन से जितने लिगेंड लगा होगा तो वही इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन उप सह संयोजन संख्या हो जाएगा। यहां पर 4 लगा है तो 4, यहां पर 6 लगा होगा तो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम देखेंगे कि अगर कहीं पूछ दे, कोऑर्डिनेशन नंबर ना पूछकर कहीं पूछ दे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, संकरण क्या होगा इसका, तो संकरण यहां पर हम देखेंगे तो sp3 होगा। और इसका कहीं संकरण न पूछ दे IUPAC नाम क्या होगा इसका, या पहले पूछ सकता है इसका ज्यामितीय संरचना क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ज्यामितीय संरचना चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलकीय। IUPAC नाम कहीं पूछ दे, IUPAC नेम अगर पूछ देगा यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4 लगा है तो क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे। तो 4 लगा है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, और CO है तो कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, निकेल, तो यहाँ पर निकेल हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जितना होगा कोष्टक में लिख देंगे 0, तो इस तरह से इसका IUPAC नाम होगा। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कहीं से भी तो छूटेगा नहीं। ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, संकरण sp3, ज्यामितीय संरचना चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, IUPAC नेम टेट्रा कार्बोनिल या निकिल। तो हमें विस्तार से आखिर समझना है, कोई भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का विस्तार से समझेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब कहीं से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में तो छूटेगा नहीं बोर्ड में। अब हम यहां पर देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।
संकरण भी हम विस्तार करेंगे तब पता चल जाएगा कि sp3 आखिर आया कैसे। अब कितना नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है K4 और Fe दिया है CN6 में पूछा है कि हाई 1, इसमें पूछा है कि हाई 1 तो क्या होगा, डबल साल्ट, जटिल लवण, अम्ल, भस्म। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, संकुल के अंदर जो होगा, संकुल में अगर होगा कोई यौगिक तो जटिल यौगिक होगा। तो यहां पर कि K4 और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, तो इसमें अगर कोई यौगिक अगर इस टाइप से अगर है तो क्या होगा, यहां पर दिया है कि डबल साल्ट, तो डबल साल्ट नहीं होगा, जटिल लवण होगा। अब जटिल लवण का मतलब क्या है कि अगर जब हम इसको घोलेंगे, संकुल यौगिक का अगर जल में घोलेंगे तो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। तो पूर्ण रूप से जब नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा, जटिल यौगिक होगा, जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन में जटिल यौगिक, जटिल लवण हो जाएगा। हो सकता है कि अगर कहीं पूछ दे जटिल यौगिक, न पूछकर क्वेश्चन को चेंज कर दे अगर बोर्ड एग्जाम में, तो यहां पर दे देगा कि फेरस का ऑक्सीकरण संख्या, वो एन नंबर अगर पूछ दे ऑक्सीकरण संख्या, तो 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ दे, उप संयोजन संख्या, तो यहाँ 6 लगा है तो 6 हो जाएगा। हो सकता है इसका संकरण अगर पूछ दे, संकरण, तो क्या हो जाएगा, D2sp3 इनर में होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि तो संकरण हो गया, ज्यामितीय इसका पूछ देगा, ज्यामितीय संरचना क्या होगा, कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 6 लगा होगा वो ऑक्टेहेड्रल होगा। यहां पर जिसमें 4 अगर लगा है तो उसका संकरण अधिकतर sp3 होगा अधिकतर। अब यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेनर होता है और एक चतुष्फलकीय होता है और एक ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। तो इसकी ज्यामितीय संरचना क्या होगा, 6 लगा है तो अष्टफलकीय हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, इसके चुंबकीय गुण डायमैग्नेटिक होगा यहाँ पर। और इसका IUPAC नाम अगर कहीं पूछ दे, IUPAC नेम, तब क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले पोटेशियम को लिखेंगे, तब पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा। और यहाँ पर 6 लगा है तो क्या हो जाएगा, हेक्सा। अभी क्या होगा, CN है तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। आई कौन सा संकुलायन है, ऋणात्मक संकुलायन है तो हेक्सासाइनो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही इसमें लिख देंगे। तो इस तरह से इसका नामकरण होगा, IUPAC नामकरण होगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 हो जाएगा। अब इसमें कहीं से बोर्ड एग्जाम में कहीं अगर बदल कर भी पूछ देगा तो छूटेगा नहीं। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा पोटेशियम साइनोफेरेट का। अब हम देखते हैं, और एक तो पूछा है जटिल लवण, तो एक हो जाएगा जटिल लवण। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या पूछा है कि मोर लवण है। तो मोर लवण है तो याद, यहाँ पर ऑप्शन ए में है सरल लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण, संकुल लवण। तो यहाँ पर जो मोर लवण है, जो डबल साल्ट होता है, या द्विक लवण या डबल साल्ट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कहीं पूछता है कि मोर लवण या मोहर लवण, मोहर लवण, तो इसका सूत्र कहीं अगर पूछ दे, ऐसे तो पूछा है कि मोर लवण है क्या, तो क्या हो जाएगा, द्विक लवण या डबल साल्ट हो जाएगा। कहीं हो सकता है कि इसका पूछ देगा रासायनिक सूत्र क्या है, तब क्या होगा,
मोर लवण का फेरस सल्फेट इनटू अमोनियम सल्फेट, सल्फेट का -2 होता है तो इस पे आ जाएगा इनटू 6H2O। हो सकता है कि मोहर लवण न पूछकर पूछ देगा पोटास एलम का अगर पूछ दे, या इसी को क्या कहते हैं फिटकीरी का पूछ दे, तब क्या होगा, तो फिटकीरी का क्या हो जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट इनटू एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट का 2 होता है तो 2 यहां पर आ जाएगा और एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी तो यहां पर आ जाएगा इनटू 24H2O। 24 जल का जो रावाकण होगा यहाँ पर, तो 24H2O हो जाएगा इनटू में। अब हो सकता है कि क्रोम एलम कहीं पूछ दे, सी में क्रोम एलम, तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र K2SO4 हो जाएगा इनटू यहाँ पर क्रोमियम है तो CrSO4, तो SO4 का 2 होगा इसके पास आ जाएगा, और यहाँ क्रोमियम का 3 है इसके पास आ जाएगा इनटू 24H2O। तो इस तरह से अगर इसमें कहीं से पूछता है मोर लवण या पोटास एलम या फिटकीरी या क्रोम एलम, तो बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो देखने के लिए।